हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस फॉर स्कूल्स। इस वीडियो में बच्चों हम जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसका आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ में हम एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से एक एक स्टेप करके समझेंगे, जिससे हमें वर्ड प्रॉब्लम में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। और एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 जो है उसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 है वो हमें बहुत ही इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके अंदर एक एक जो टर्म है उनका मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल्स कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में हमने देखा है कि सपोज अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल लिखता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल में अगर सपोज 2x + 3 मैंने लिखा है, तो यहां पर ये जो x है ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अगर सपोज मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूं 2x² 3x + 2, इसके अंदर ये जो x है ये क्या है, ये हमारे वेरिएबल्स कहे जाते हैं। ठीक है, हमने 1 वेरिएबल देखा है, लेकिन हमारे यहाँ पर 2 वेरिएबल्स का है इस चैप्टर के अंदर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो वेरिएबल जो होते हैं वो जो एक्सप्रेशंस होती हैं उसके अंदर, जैसे x है, यहाँ पर x से अगर सपोज ऐसे भी लिखा हो सकता है 2a + 3, तो यहाँ पे a जो है वो भी हमारा एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर जो हम टर्म यूज करते हैं, सपोज हमने उसमें x टर्म यूज की हो, y टर्म यूज किया, z टर्म यूज की हो, कभी कभी हम a b c का भी यूज कर देते हैं, तो ये जो चीजें यूज होती हैं वो कहलाती हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल हमने क्लास चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल एक्सप्रेशन होती है वो क्या होती है, ax + b। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल हम क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो लीनियर इक्वेशन के पहले हमें लीनियर पॉलिनोमियल जानना बहुत ही जरूरी है। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन होती है ax + b। ठीक है, जहां पर a की वैल्यू ≠ 0 होती है। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। अब इसकी एक एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो 2x + 3 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। लीनियर पॉलिनोमियल में जो उसका वेरिएबल होता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है। जो उसका वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल से अब मैं आपको लीनियर इक्वेशन समझाता हूं क्या होता है। अगर सपोज करो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक है, और आप उसमें = की साइन अगर आपकी लग जाती है या आप उसे इक्वेट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, लीनियर इक्वेशन। मतलब अगर यहां पर 2x + 3 आप 0 कर देते हैं, ठीक है, 2x + 3 अगर आपने 0 कर दिया, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वेट हो गई इक्वल इक्वेशन, और यहाँ पे ये इक्वल की साइन। इसलिए अगर आप इसे इक्वेट कर देते हैं तो ये जो टर्म है वो क्या हो जाती है, लीनियर इक्वेशन बन जाती है। जैसे कि अगर आप और लिख सकते हो 2x + 3y = 2। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे ही आप इक्वेशन ये इक्वल की टर्म लग जाती है, आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी तक हमने सबसे पहले इसकी वेरिएबल टर्म समझी, फिर हमने लीनियर इक्वेशन की टर्म समझी। ठीक है, अब मैं आपको 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझाता हूं। तो अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की अगर हम बात करें, तो अभी यहाँ पे हमने जो लीनियर इक्वेशन देखा 2x + 3, इसमें एक ही वेरिएबल x है। ठीक है, तो अगर मैं सपोज 2 वेरिएबल, मुझे उसमें 2 वेरिएबल दिखाने पड़ेंगे, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x + 3y = 6, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हो गए, 1 और ये 2 वेरिएबल हो गए। तो ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, आप इसका दूसरा एग्जांपल भी देखना चाहें तो आप इसको 3x - 2y + 9 = 0, ये इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन है।
तो अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगर आप जनरल फॉर्म लिखना चाहेंगे तो वो क्या बनेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पर आपका a, b और c जो है वो आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, a और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, और यहां पर आपके x और y जो हैं वो क्या हैं, आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो वापस सुन लीजिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन के अंदर x, y, z, a, b, c जो हम टर्म यूज करते हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जब किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट डिग्री हो या उसके वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर हो 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, और जब हमें उसके अंदर इक्वल साइन का यूज कर लेते हैं तो वो लीनियर पॉलिनोमियल की जो एक्सप्रेशन होती है वो उसके इक्वेशन में बदल जाती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में यहाँ हमने 2 वेरिएबल यूज किए हुए हैं और उसका जनरल फॉर्म जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये उसका जनरल फॉर्म हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये एक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। मैंने एक एग्जांपल हो गया, यहाँ 2 वेरिएबल है x प्लस वाई। अब इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, सपोज अगर मुझे ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना हो तो इसका सॉल्यूशन कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दें और y की वैल्यू 1 रख दें, ठीक है, x की वैल्यू 1 रख दें और y की वैल्यू अगर आप 1 रख देंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 1 और 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अब आप देखेंगे यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है। ठीक है, मतलब अगर आप x की वैल्यू 1 रख देते हैं और y की वैल्यू 1 रख देते हैं तो LHS और RHS बराबर हो जाते हैं, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, ये जो है ना इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो समझ लिया, टू वेरिएबल्स भी हमने समझ लिए। अब हमें समझना है पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अब पेयर की बात हो गई तो मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दो चीज होंगी तो पेयर बन जाएंगी। जैसे कि अगर यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि पहली बात ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इज इक्वल टू साइन का यूज हुआ है। ठीक है, दूसरी बात 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, x और y 2 वेरिएबल हैं, और अब लीनियर इक्वेशन तो ये है ही, अब पेयर बन गई क्योंकि यहाँ पर 2 इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर अब आपको जनरल एक्सप्रेशन लिखनी हो पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तो आप क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस यहाँ पे c1 आएगा, यहाँ पे c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो है 2 जनरल फॉर्म हो गया इसके एक्सप्रेशन का। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर क्या है कि जो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 है उसमें आपको कुछ जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उसका आपको एक्सप्रेशन भी लिखना है, उसे जियोग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। इसलिए क्लास 9th का जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है उससे अगर आप जियोमेट्रिकली या ग्राफ बनाते हैं इन टू वेरिएबल्स, अगर 2 वेरिएबल में है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। याद रखना, अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। अब दूसरी चीज जो है, अगर
अभी तक एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल थी तो एक लाइन आती थी। अब अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, आपके पास दो लाइनें आ जाएंगी, दो स्ट्रेट लाइनें होंगी, क्योंकि यहाँ पर पेयर में है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब हमें ये जो दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे हमें दो लाइनें मिल रही हैं अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब हमारे पास दो लाइन है, तो दो लाइन को अगर हम किसी भी ग्राफ के प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो क्या क्या हो सकता है उनके साथ, उससे तीन कंडीशन हो सकती है। ठीक है, सबसे पहला, द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जो पहली कंडीशन है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट के ऊपर, अगर दो लाइनें हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका पहला कंडीशन हो गया, या तो इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल। हो सकता है दोनों लाइनें पैरेलल हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें ही ना, तो ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। और जो तीसरी कंडीशन है, द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। हो सकता है वो दोनों लाइनें जो है ना एक दूसरे ऊपर कोइंसिडेंट हो, जैसे यहाँ पर एक लाइन थी, हो सकता है दूसरी लाइन भी उसी लाइन के ऊपर हो। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हो सकती है। अब ये कंडीशन जो है हम आगे एग्जाम्पल में ग्राफिकली भी देखेंगे। ठीक है, वापस से बता देता हूँ कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स की, तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन है। अब हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो हमारे पास दो लाइनें होंगी। अब दो लाइनों के ऊपर क्या क्या कंडीशन हो सकती है, मेन तीन कंडीशन हो सकती है। या तो दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या दोनों लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो पैरेलल रहेंगी, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो रहेंगी। द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। ठीक है, जैसे इसके अंदर है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारा, उसके अंदर जो दिया है स्टेटमेंट वो है, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। अखिला जो है वो एक मेले में जाती है जहां पर वो राइड ऑन अ जायंट व्हील और वांट टू प्ले हुपला। हुपला एक गेम है जहां पर आप बहुत सारी चीज़ें, आपको एक रिंग दी जाती है। रिंग जो है आपको वो किसी एक सामान के ऊपर फेंकनी होती है। अगर वो सामान के ऊपर रिंग पूरी की पूरी एग्जिट बैठ जाती है, कवर कर लेती है उस सामान को, तो वो सामान आपका हो जाता है। उस गेम को हम हुपला कहते हैं। तो अखिला जो है उसको एक जायंट व्हील की राइड चाहिए और उसे हुपला गेम खेलना है। अब जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट हमें क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ ऑफ राइड ऑफ सी हैड ऑन अ जायंट व्हील। एक स्टेटमेंट ये दिया है। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है मैं आपको बाद में बताता हूं। ठीक है, उसके बाद में जो हमको दिया गया है, इफ ईच राइड कॉस्ट, एक राइड की कॉस्ट 3 रुपीज है, एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट 4 रुपीज। ठीक है, एक टाइम राइड की कॉस्ट 3 रुपीज है, एक गेम ऑफ हुपला की कॉस्ट जो है वो 4 रुपीज है, और उसने टोटल मेले में 20 रुपीज जो है वो स्पेंड किए हैं। अब हमें ये जो सिचुएशन दी गई है इसको हमें पहले अलजेब्रिकली बताना है और फिर दोबारा ग्राफिकली बताना है। तो मैंने जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ वन टाइम जायंट व्हील राइड, ठीक है, जो हमें दी गई है वो कितनी रुपीस है, वो है हमारे पास 3 रुपीज। ठीक है, एक टाइम जायंट व्हील की राइड लेने की जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज है, वो हमको दी गई है डेटा में। दूसरी जो चीज है, कॉस्ट ऑफ वन टाइम प्लेइंग हुपला, हुपला की कॉस्ट जो है वो कितनी है, 4 रुपीज है। हुपला की जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज है। ठीक है, और टोटल स्पेंड उसने किसने किए, 20 रुपीज। मतलब जो डेटा हमें दिया गया है वो ये है कि वन टाइम जायंट व्हील राइड की जो कॉस्ट है 3 रुपीज है, कॉस्ट ऑफ वन टाइम प्लेइंग हुपला जो है 4 रुपीज है, और टोटल स्पेंड उसने कितना किया है, 20 रुपीज। ये डेटा दिया गया है हमको। अब हमको अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हमें जो पता नहीं है वो हमें पता नहीं है, वो हम क्या है कि नंबर ऑफ, कितनी बार जो है ना उसने राइड ली। ठीक है, अखिला ने कितनी बार राइड ली और कितनी बार हुपला खेला वो हमको इस क्वेश्चन में पता नहीं है। तो एक्सप्रेशन जब हम लेंगे तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम अखिला राइड जायंट व्हील इज गिवन बाय एक्स। सपोज हमने मान लिया कि उसने एक्स टाइम्स जो है वो जायंट व्हील की राइड ली है, क्योंकि वो हमें पता नहीं है। दूसरा है नंबर ऑफ टाइम अखिला प्लेड हुपला इज गिवन बाय वाई, उसने हुपला कितनी बार खेला वो हमने वाई से दिखा दिया। ठीक है, अब हमारे पास इतना डेटा, ये डेटा हमें दिया हुआ था 3, 4 और 20 रुपीज का जो डेटा हमें दिया गया था, और हमने एक्स और वाई माना। एक्स जो है नंबर ऑफ टाइम्स अखिला राइड जायंट व्हील, और वाई जो है नंबर ऑफ टाइम अखिला प्लेड हुपला। अब मुझे इसका एक्सप्रेशन बनाना है।
तो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, देखिए एक्सप्रेशन जो है टोटल उसने कितने रुपए स्पेंड किए 20, ठीक है। अब उसने हुपला कितनी बार खेला, उसने जियांट व्हील की राइड कितनी बार की, जो हमने माना है टोटल उसने x बार राइड की, ठीक है। और उसने हुपला की राइड कितनी बार की, y बार की, ठीक है। अब एक बार जियांट व्हील की राइड करने का कॉस्ट कितना है 3 है, ठीक है। और वन टाइम प्लेइंग हुपला क्या है 4 रुपीज़ है, ठीक है। तो मतलब उसने 3 रुपीज़ पे किए और x टाइम्स लिया और उसने 4 रुपीज़ पे किए हुपला के लिए और y टाइम्स टोटल हुपला खेला, और इन दोनों का जो खर्चा आया उसको मिला के 20 रुपीज़ जो है हमारा वो खर्चा हुआ है, स्पेंड किए हैं उसने। तो बस ये 3 इंटू एक्स, यहाँ पे आप प्लस लगा दीजिए, 4y इज इक्वल टू 20, ये आपकी एक्सप्रेशन नंबर 1 हो गई है, ठीक है। ये आपकी एक्सप्रेशन नंबर 1 हो गई है। अब जो दूसरी एक्सप्रेशन है, जो एक यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ था कि द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन अ जियांट व्हील। इसका मतलब क्या है, इससे हम दूसरी एक्सप्रेशन अपनी बनाएंगे। यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिखा भी हुआ है, द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स ऑन अ जियांट व्हील, ठीक है। अब देखो आपको कैसे बनाना है, द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, हुपला कितनी बार खेला हमने उसको कितना माना हुआ है y, हुपला उसने कितनी बार खेला उसको हमने माना हुआ है y, इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स ऑन अ जियांट व्हील, उसने नंबर ऑफ राइड्स जियांट व्हील की कितनी ली है x बार ली है और उसकी कितनी के बराबर है, हाफ के बराबर है। तो ये आपका सेकंड एक्सप्रेशन बन गया है, ठीक है। तो अलजेब्रिकली अब आप तो वापस से मैं एक बार कोई वाला समझा देता हूँ। जो सेकंड एक्सप्रेशन है, मैंने क्या किया, द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला वो हमने y से रिप्रेजेंट किया है, इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स ऑन अ जियांट व्हील। तो जियांट व्हील क्या है, वो x बार उसने किया है और हाफ बोला है तो 1/2x, ठीक है। तो होपफुली आपको दोनों अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे फॉर्म किए वो पता चल गया होगा। अब हम इसे अलजेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने सिचुएशन को जो है अलजेब्रिकली हमने दो इक्वेशन में फॉर्म कर दिया है। अब हम उसे ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे वो हम देखते हैं। तो हमारी जो पहली एक्सप्रेशन आई थी वो ये थी 3x + 4y इज इक्वल टू 20। दूसरी एक्सप्रेशन जो हमारी थी वो थी y इज इक्वल टू 1/2x। अब मुझे ग्राफ दिखाना है और आप सभी लोगों को पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल की, उसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो एटलीस्ट आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। और 2 पॉइंट होने चाहिए और किसी भी ग्राफ पे जो पॉइंट्स होते हैं वो सपोज एक्स वाई का ग्राफ है तो वहाँ पे 2 वैल्यूज होती हो, 2 वैल्यूज होनी चाहिए, एक एक्स की वैल्यू होगी एक वाई की वैल्यू होगी। ऐसे हमें 2 वैल्यूज चाहिए रहेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कम से कम एक्स और वाई के 2 वैल्यूज मिनिमम हमें चाहिए रहेगा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर 3x + 4y इज इक्वल टू 20 है। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेता हूँ। x की वैल्यू 0 लेने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी जो इक्वेशन या आपकी जो इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, तो x की वैल्यू 0 लेने से एक वेरिएबल जो है वो 0 हो जाता है, जिससे आपका इक्वेशन जो है सॉल्व करने में ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 × 0 + 4y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ बचेगा 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है। और y इज इक्वल टू 20/4, 4 5 20। तो y की वैल्यू 5y वैन x की वैल्यू 0 रखी। अब इसको टेबल में लिख लीजिए, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आई 5y, ठीक है। अब हम वापस से x की वैल्यू यहाँ पर 4 लेंगे। जब x की वैल्यू यहाँ पे आपने 4 ली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 4 + 4y इज इक्वल टू 20। 4 3 = 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। यहाँ पर 4y ये 12 उस साइड गया तो माइनस में हो जाएगा, 20 - 12, यहाँ पर 20 में से 12 जाएगा तो बचेगा 8। यहाँ पर क्या है 4y और y की वैल्यू जो आएगी 8/4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब आपने 4 रखी तो y की वैल्यू क्या आई 2y। अब आप लोग सोचेंगे कि x की वैल्यू 4 क्यों रखी, तो हमको एक ऐसी वैल्यू लेनी है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मतलब कैसे आपको वैल्यू सोचनी है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो मैंने देखा तो मुझे 4 यहाँ पर मेरा जो 4y टर्म है ये टर्म है, तो यहाँ पर अगर मैं x की कोई ऐसी टर्म रखूँ, ठीक है, जिसका 3 से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये टर्म जब यहाँ पे जाए और 20 में से सब्ट्रैक्ट हो तो जो नंबर आना चाहिए वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। मैंने यहाँ पर ऐसा ही किया है, मैंने यहाँ पे 4 चूज़ किया तो 4 3 जा 12 हो गया, 12 वहाँ पर गया तो 20 में से -12 करेंगे तो 8 आएगा और जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसी इस तरह से आपको सोचना है। अब यहाँ पर हमको दो x और y की दो x की 2 वैल्यूज़ ली है, जिससे मैं y की 2 वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब सिमिलरली हम जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसमें करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक वैल्यू 0 रख देने से आपका जो इक्वेशन है उसमें एक वेरिएबल 0 हो जाता है और आपकी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाती है। तो x की वैल्यू आपने 0 रख दी। अब इसकी वजह से y की जो वैल्यू है 1/2 इंटू 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 आ गई, तो y की वैल्यू 0 आ गई। मतलब x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब दूसरी x की वैल्यू जो है वो हम 2 रख देंगे। x की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर 2 रख देंगे, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 आ गई। अब आप बोलेंगे यहाँ पे 2 क्यों लिया, तो 2 मैंने इसलिए लिया है कि अगर मैं x की जगह यहाँ पर अगर मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। मैं चाहूँ तो 2 की जगह 4 भी लिख सकता हूँ, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू 2 आएगी। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 8 भी ले सकता हूँ, 2 4 जा 8। एटलीस्ट मुझे को ऐसा नंबर रखना है जिससे जो मेरा वैल्यूज आए, ठीक है ना, उसको मैं इजिली इंटीजर आए तो मैं उसे इजिली ग्राफ पेपर में प्लॉट कर सकूँ। मुझे इस तरह से वैल्यूज रखनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन से जब x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, 1 आई। अब इसको हम ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे। तो जब x की वैल्यू, जब पहला 3x + 4y = 20 का जो हमने 2 वैल्यूज हमें आई हैं उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू हमने क्या रखी है, x की वैल्यू रखी है हमने 0। तो x की वैल्यू 0 कहाँ है, ये रहा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और उससे y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई 5। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखने से ये रहा, y की वैल्यू यहाँ पे 5 आई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 5। ठीक है, x 0 यहाँ है और y की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 0 पहले x आता है फिर y आता है, तो 0,5 आपने लिख दिया। अब दूसरी जो वैल्यू थी वो x की वैल्यू आपने क्या रखी थी, 4 रखी थी x की वैल्यू आपने, तो x की वैल्यू 4 कहाँ है, ये रहा, और x की वैल्यू 4 रखने से y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई है 2। तो जो हमें मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये हमें कौन सा मिला, जब हमने x की वैल्यू इतनी 4 ली, y की वैल्यू क्या आई, 2 आई। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट हमको मिल गए हैं। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे आपस में। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ देंगे, चाहे तो आप इसको आगे भी फॉरवर्ड ऐसे करके एक लाइन, हमें जब हमने पहले एक्सप्रेशन की वैल्यूज रखी तो हमें ये लाइन मिल गई। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन जो हमने वैल्यूज फाइंड की है x और y की, उसे हम लिख देंगे। तो जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू 0 आई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 जो है वो आपको मिलेगी इस पॉइंट के ऊपर। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पर आप इसको लिख देंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो है, आपने x की वैल्यू क्या रखी है, 2 रखी है, तो आपको y की वैल्यू क्या मिली है, आपको y की वैल्यू 1 मिली हुई है। तो x की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू ऊपर से 1 ये रही, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आई है। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर देंगे, ये दोनों पॉइंट्स को आप
आपस में कर देंगे टच। ठीक है, तो ये दो लाइन आपको इन दोनों इक्वेशन से मिली है जो आपने ग्राफ पे ड्रॉ की है, और आप देख रहे हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दोनों जो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसके क्या क्या मतलब क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है, जब हम नेक्स्ट सेक्शन एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम अपना एग्जाम्पल नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है वो हम देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसका स्टेटमेंट क्या है वो मैं आप सभी लोगों को पढ़ता हूँ। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स फॉर 9 रुपीज। रोमिला स्टेशनरी शॉप पर गई, उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर को परचेज किया 9 रुपीज में। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द सेम न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रोमिला एंड सी ऑल्सो बाउट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड फॉर 18 रुपीज। रोमिला जो थी सोनाली की फ्रेंड, उसने भी सेम पेंसिल और सेम इरेजर 4 पेंसिल और 6 इरेजर टोटल 18 रुपीज में बाय किए। ठीक है, अब हमें रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली हमें ये सिचुएशन बतानी है। तो सबसे पहले डेटा क्या है वो मैं आप सब वो डेटा जो है वो हम लिख देते हैं। डेटा क्या है, रोमिला परचेज, रोमिला ने क्या क्या परचेज किया, 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स, 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स रोमिला ने परचेज किया। ठीक है, अब टोटल परचेस कॉस्ट जो थी रोमिला की वो थी 9 रुपीज। अब सोनाली ने जो परचेस किया वो थी टोटल 4 पेंसिल्स, 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स सोनाली ने परचेस किया। टोटल कितनी रुपीज में, 18 रुपीज में परचेस किया। अब हमको जो डेटा था वो हमने लिख लिया है, लेकिन अभी भी हमें कॉस्ट जो है ना एक पेंसिल और एक इरेजर की पता नहीं है। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कॉस्ट ऑफ पेन पेंसिल इज गिवन बाय x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज गिवन बाय y रुपीज। ठीक है, तो अब इससे हम अलजेब्रिकली जो इक्वेशन बनेगी वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बनानी कैसी है ध्यान दीजिएगा। रोमिला की बात करते हैं, जिससे रोमिला ने जो परचेस किया, जितने रुपये खर्च किए, उससे हमारी एक एक्सप्रेशन बन जाएगी। सोनाली ने जितना परचेस किया और जितना टोटल कॉस्ट आया उससे हमारी दूसरी एक्सप्रेशन बन जाएगी। तब ध्यान से देखिएगा कि रोमिला ने टोटल कितने रुपीस खर्च किए, टोटल खर्च किए 9 रुपीज। ठीक है, जिसमें उसने 2 पेंसिल खरीदी है, ठीक है, और 3 इरेजर खरीदे हैं। ठीक है, अब 2 पेंसिल में से हमने माना है कि एक पेंसिल की कॉस्ट, मतलब 2 पेंसिल उसने खरीदी है, इसमें से अगर हम एक पेंसिल जो है वो x रुपीज की आती है, तो 2 पेंसिल की जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, 2 इंटू एक्स हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली उसने 3 इरेजर्स परचेज किए हैं, जिसमें एक इरेजर अगर आप परचेज करते हैं तो आपको y रुपीज देने होते हैं। तो 3 इरेजर टोटल परचेज करने की जो कॉस्ट आएगी वो 3 इंटू वाई रुपीज हो जाएगी। ठीक है, 3 इंटू वाई रुपीज, और ये दोनों मिला के टोटल उसने 9 रुपीज परचेज किए हैं। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। वापस से बता देता हूं कि 2 पेंसिल परचेज किया, एक की कॉस्ट x रुपीज थी, तो दोनों पेंसिल की कॉस्ट आ गई 2 इंटू एक्स। 3 इरेजर परचेज किया तो 3 इंटू वाई रुपीज टोटल कॉस्ट आ गई, और दोनों का एडिशन करके उसने 9 रुपीज किया है, तो ये इज इक्वल टू 9 आ गया। अब मैं लिख देता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारी एक्सप्रेशन नंबर 1 हो गई है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एक्सप्रेशन प्रिपेयर करेंगे। सोनाली ने टोटल कितने रुपीस खर्चा किए, 18 रुपीस। 18 रुपीस सोनाली ने टोटल कॉस्ट आई जितना परचेज किया था। इसमें उसने कितनी 4 पेंसिल परचेज की थी और 6 इरेजर परचेज किए थे। 4 पेंसिल की जो कॉस्ट आएगी, जब एक पेंसिल की थी x रुपीज, तो 4 की आएगी 4 इंटू एक्स रुपीज, और
एक इरेजर की जो कॉस्ट थी y रुपीज़ थी, तो 6 इरेजर की कॉस्ट होगी 6 इंटू वाई रुपीज़, और इन दोनों को मिला के टोटल उसने 18 रुपीज़ का टोटल कॉस्ट आया है। अब मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये मेरी दूसरी एक्सप्रेशन हो गई है। तो मेरी दोनों की दोनों एक्सप्रेशन जो है वो प्रिपेयर हो गई है। अब अलजेब्रिकली तो मैंने एक्सप्रेशन हमने लिख दिया है सिचुएशन को, अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे मैंने ये हमारी 2x प्लस 3y पहली इक्वेशन थी, और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 जो है ये हमारी दूसरी एक्सप्रेशन थी। ठीक है, तो सिमिलरली सेम हम यहाँ पे x की वैल्यू पहले 0 रखेंगे। 0 क्यों रखेंगे? जिससे हमारी एक वेरिएबल जो है वो 0 हो जाए और दूसरे वेरिएबल को हम इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। x की वैल्यू 0 रख दी तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये पूरी टर्म 0 हो गई है। 3y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9 अपॉन 3। ठीक है, अब ये 3 3 जा 9, y की वैल्यू 3 आ गई है। अब में से जो मैंने इसे मैं x और y यहाँ पे लिख दूंगा। जब मैंने x की वैल्यू क्या ली थी? 0 ली थी। y की वैल्यू क्या आई? 3 आई है। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू 4.5 लूंगा। ठीक है, अब 4.5 लेने से होगा क्या कि जब मैं x की वैल्यू 4.5 लूंगा तो 4.5 यहाँ x की वैल्यू रखूंगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा। ठीक है, 4.5 रखूंगा, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा, और 9 उस साइड जाएगा तो 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू जब मैं 4.5 लूंगा तो यहाँ पर 2 इंटू 4.5 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये हो गया 4.5 इंटू 2 करेंगे 9 आएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये हो गया 3y, यहाँ पे हो गया 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये 3y इज इक्वल टू 0। ये जब y उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा तो ये पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका y का वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू जब आपने 4.5 लिया तो y का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। तो हमें दो वैल्यूज़ यहाँ पे x और y की मिल चुकी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो ही वैल्यू हम मिनिमम, दो वैल्यू तो मिनिमम हमें चाहिए ही रहेगा, क्योंकि जब भी हम ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ के ऊपर हमें 2 पॉइंट चाहिए रहेगा, और 2 पॉइंट चाहिए रहेगा तो एक पॉइंट को हम x और y ऐसे हम उसमें रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। तो इसलिए x और y की एक वैल्यू यहाँ और दूसरी x और y की एक वैल्यू यहाँ, हमें मिनिमम 2 तो पॉइंट के लिए ये वैल्यू चाहिए रहेगी। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट से हम कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और हम सभी जानते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है उसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब सिमिलरली 4x प्लस 6y का हम करेंगे तो यहाँ पे अगेन हम x की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो 4 इंटू 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये 0 हो गई पूरी टर्म। यहाँ पे 6y इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 18 अपॉन 6, और y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू आपने 0 लिया, y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अब दूसरा हम x की वैल्यू क्या लेंगे? दूसरा हम लेंगे 3 लेंगे। 3 हमने क्यों लिया? जब आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पर 12 उस साइड जाएगा तो 18 में से जब 12 जाएगा तो बचेगा 6, और फिर ये जो 6 है इधर वाला ये डिवाइड में आ जाएगा तो y की वैल्यू 1 आएगी। चलो देखते हैं कैसे करेंगे हम ये। x की वैल्यू मैंने 3 ली, तो 4 इंटू 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये हो गया 12 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 12 उस साइड चला गया, यहाँ बचा 6y इज इक्वल टू 18 माइनस 12। यहाँ पे y बचा, ये 18 माइनस 12 में से 6 बचेगा, और ये 6 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आके हो जाएगा डिवीज़न में। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब आपने x की वैल्यू 3 रखी है तो y की वैल्यू क्या आ गई है? y की वैल्यू 1 आ गई है। अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। जब सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो x की वैल्यू आपने 0 रखी है, x की वैल्यू 0 रखी है, y की वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू, ये मेरी x की लाइन है, x की वैल्यू 0 यहाँ पर है और y की वैल्यू 3 यहाँ पर है, तो ये टोटल यहाँ पर आ जाएगा।
एक पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर लिख देंगे कि x की वैल्यू 0 रखी है, तो y की वैल्यू कितनी थी, 3 है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 4.5 है तो y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 4.5 यहाँ एकदम सेंटर में आएगी यहाँ पर, और y की वैल्यू 0 जो है वो भी इसी लाइन पे आएगी, तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट आ जाएगा सेंटर में, ठीक है। जब आपने ये यहाँ पर x की वैल्यू 4.5 रखी है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। आप इसे और फर्दर आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। ये आपकी एक एक्सप्रेशन की लाइन आपने ड्रॉ कर दी है। अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें जब x की वैल्यू आपने क्या ली, 0 ली है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 जो है वो यहाँ आएगी और y की वैल्यू उस टाइम कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो ये रहा सेम इसी पॉइंट पे आएगा अभी भी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, ये हमने लिख के रखा हुआ है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो ये दोनों सेम ही है, तो इसी सेम पॉइंट पे आएगा। x की वैल्यू 0 आई तो y की वैल्यू 3 आई है। अब हम दूसरी वैल्यू लेते हैं। दूसरी वैल्यू जो हमारी है वो है x की वैल्यू जब 3 लेते हैं, x की वैल्यू 3 यहाँ है, तो y की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। x की वैल्यू 3 ली हमने, जब हम x की वैल्यू 3 लेंगे, x की वैल्यू 3 ये रही, y की वैल्यू 1 आएगी, ये भी कुछ इसी पॉइंट पे आएगी, ठीक है। तो अब आपको दोनों लाइन, आपको एक पॉइंट यहाँ मिला था, दूसरा पॉइंट यहाँ मिला है। तो अब जब आप ये लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आप देखेंगे कि ये सेम पॉइंट, पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए कि यहाँ पे x की वैल्यू, ये वाला जो पॉइंट है, x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो y की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। और ये वाला तो सेम, यहाँ पर भी सेम वही एक ही पॉइंट था, 0 और 3 वाला ही। और जब आप इन दोनों लाइनों को ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट से जब आप ये लाइन पे लेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रही है, ठीक है। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रही है। एक लाइन आपकी ये हो गई, ठीक है, और दूसरी लाइन अगर आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये हो गई। मतलब दोनों की दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रही है। अब आप बोलेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड क्यों हो रही है, तो इसका अगर आप एक कॉन्सेप्ट देखना चाहें तो मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि ये दोनों जो इक्वेशन आपने फाइंड की है, आपने जो दो इक्वेशन फाइंड की हैं वो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दूसरी इक्वेशन 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 है। अब आप चाहें यहाँ से दो कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। ये 2 जब यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इस साइड ले जाएंगे इसको, यहाँ से आप मिटा दीजिए, तो अगेन 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो आप देखेंगे कि जो आपकी दूसरी एक्सप्रेशन थी उसमें से आपने पहली एक्सप्रेशन को डिराइव कर लिया है। इसके लिए ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रही हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब हम अपना तीसरा जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, तो हम एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मतलब दो रेल हैं जिनको एक इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट किया है, दूसरी जो है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसके हमें जियोमेट्रिकली
रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू 2i माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरी एक्सप्रेशन जो है हमारे पास वो है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे थोड़ा रीअरेंज करें तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, यहाँ पर 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये माइनस जब उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा दोनों इक्वेशंस में। अब सिमिलरली ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। x की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पर 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब आपने x और ये रहा y, x की वैल्यू आपने क्या ली, 0 ली, तो y की वैल्यू क्या आई है, 2i है। सिमिलरली अब यहाँ पे x की वैल्यू हम 4 लेंगे तो x की वैल्यू 4 लेने से ये हो जाएगा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब ये 4 इस साइड जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 4 माइनस 4, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। 2y इज इक्वल टू 0, ये 2 जब 0/2 जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जाएगा तो भी 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब दूसरी जो वैल्यू है हमारी, जब हमने x की वैल्यू क्या ली, 4 ली, तो y की वैल्यू क्या आई हमारी, y की वैल्यू आई 0। x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू हमारी 0 आई हुई है। अब दूसरा जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन नंबर 2 है, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 था। यहाँ पर भी हम x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 12, ये y उस 4 उस साइड जाएगा तो 12/4, 4 3 जा 12, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो सिमिलरली यहाँ भी जब x की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है। अब दोबारा हम x की वैल्यू हम 6 ले लेते हैं। x की वैल्यू जब 6 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये 6 2 जा 12 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे 4y बचेगा, ये 6 2 जा 12 उस साइड जाएगा, 12 माइनस 12 हो जाएगा, ये y 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, तो 0/4 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ डिवीजन में आ जाएगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसे जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन नंबर 1 का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो y की वैल्यू 2 आ रही है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो x की वैल्यू 0, ये रहा x की लाइन, 0 यहाँ पर है, y की वैल्यू 2 है और 2 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आप इसे लिख भी दें कि जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 2 आई थी, ठीक है। सिमिलरली दूसरा, जब x की वैल्यू 4 थी, x की वैल्यू 4 यहाँ है और y की वैल्यू 0 ये रही, मतलब वो वाला पॉइंट आपका आएगा यहाँ पर, ये जो पॉइंट आएगा आपका वो यहाँ पर आएगा। आप इन दोनों पॉइंटों को पहले लिख लें। यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू जब 4 थी तब y की वैल्यू क्या थी, 0 थी, ये रहा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। अब आप इन दोनों लाइनों को आपस में हम कनेक्ट कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये कनेक्ट कर दिया। लाइन को थोड़ा हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये आपकी एक लाइन हो गई। सिमिलरली अब हम दूसरा जो हमारा एक्सप्रेशन है उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसमें जब आपने x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी। x की वैल्यू 0 ये रही, y की वैल्यू 3 यहाँ पर आएगी, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, एक पॉइंट आपको यहाँ हो गया, यहाँ पर आप लिख दीजिए
जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 3 आई थी। ये आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है आपका वो है जब x की वैल्यू 6 आई थी तो y की वैल्यू 0 थी। अब x की वैल्यू 6 ये रही और y की वैल्यू 0 यहाँ है, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइंट कर देंगे। ये लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। ये आपकी इस एक्सप्रेशन की भी जो लाइन थी वो ड्रॉ हो चुकी है। ये जो लाइन है ये 2 नंबर की है जो एक्सप्रेशन था हमारा, और ये 1 नंबर की लाइन है। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरा एक जो कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। ये रहा कि जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है लाइन का, वो 2 वेरिएबल का एक स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन हमारी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो उसमें 2 लाइनें होंगी। अब 2 लाइनें या तो आपस में कट करेंगी या पैरेलल होंगी या एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होगी। तो यही सेम चीज़ आप एक्सप्रेशन जब हमने एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व किया तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। दूसरी कंडीशन में हमने देखा दूसरे एग्जाम्पल में कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है। तीसरे एक्सप्रेशन हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पैरेलल हैं। तो होपफुली आपको तीनों की तीनों एग्जाम्पल और जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।